नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन में जो 7 अप्रैल को महाराष्ट्र सेट परीक्षा होने वाली है, उस परीक्षा के दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं PYQ क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। ऐसे ही लाइन टू लाइन पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए नेट सेट तथा असिस्टेंट प्रोफेसर इन सभी परीक्षाओं का अध्ययन करने के लिए, निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों का संगत वर्ग कौन सा है? तो यहाँ पर दुलाई वाली देवरानी, यहाँ पर जो है देवरानी जेठानी की कहानी, यह उपन्यास है। बकरी नाटक है। तमस भी उपन्यास है। यहाँ पर आकाशदीप, राही, आकाशदीप, अपना अपना भाग्य और चिप की दावत, यह कहानियों का संगत क्रम है। यहाँ पर भी जो दिल्ली दरबार निबंध है। तो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का संगत वर्ग। अभी यहाँ पर उपन्यासों का संगत वर्ग कौन सा है? तो यहाँ पर जो है कंकाल, गोदान, महिला आंचल, तमस, यह जो है उपन्यासों का वर्ग सही है। निम्नलिखित कहानियों का संगत वर्ग कौन सा है? यानी यहाँ पर भी कहानियाँ पहचानिए। तो यहाँ पर है, देखो यहाँ पर परिंदे, कोशिका घटवार, कानों में कंगना, राही, यह कहानियों का संगत वर्ग है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटकों का संगत वर्ग। भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक कौन से हैं? विश्वमोधम, नील देवी, सती प्रताप और चंद्रावली, यह जो है भारतेंदु के मौलिक नाटक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सात्विक भावों का संगत वर्ग कौन सा है? अभी यहाँ पर सात्विक भाव है। तो सात्विक भावों में रोमांच, वैवर्ण्य, स्वेद और वेफतु, यह जो क्रम है सही है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के निबंधकारों का संगत वर्ग कौन सा है? यानी द्विवेदी युग के निबंधकारों का संगत वर्ग यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, गणेश शंकर विद्यार्थी, यह जो क्रम है सही है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान की रचनाओं का संगत वर्ग पहचानिए। यह संगत वर्ग कौन सा है? तो यहाँ पर है, देखो इसका बी ऑप्शन सही है। साहित्य की परख, प्रगतिवाद, आलोचना के मान और साहित्य अनुशीलन, यह सही है। अगला प्रश्न है, स्त्री आत्मकथाओं का संगत वर्ग कौन सा है? यानी यहाँ पर स्त्री आत्मकथाओं का संगत वर्ग बताना है। इसमें जो है हमारा उत्तर सही होगा सी। ये कहानी यह भी, पिंजड़े की मैना, कस्तूरी कुंडल बसे और अन्य से अनन्या। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य शास्त्रीय ग्रंथों का संगत वर्ग कौन सा है? यानी जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है उसका संगत वर्ग पहचानना है। और उसका संगत वर्ग है रिपब्लिक, पोएटिक्स, एथेटिक्स, सेक्रेड वुड, यह जो क्रम है सही है। अगला है, भारतीय काव्य शास्त्र आचार्यों का संगत वर्ग। भारतीय काव्य आचार्यों का संगत वर्ग में है, देखो भरत, आनंदवर्धन, विश्वनाथ और जगन्नाथ, यह क्रम सही है भारतीय आचार्यों का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रेमाख्यान काव्यों का कालक्रमानुसार सही वर्ग पहचानिए। तो प्रेमाख्यानों में प्रथम है हंसावली, चंदायन, पद्मावत कथा और सत्यवती कथा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठे से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का संगत वर्ग पहचानिए। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन क्रमांक ये हमारा यहाँ पर सही है। कंठ, तालव्य, वर्ते, दंते और ओष्ठे, यह क्रम सही है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्तिकाल की फुटकल रचनाओं का सही क्रम पहचानिए। सही क्रम कौन सा है फुटकल रचनाओं का रामचंद्र शुक्ल के अनुसार? हिम तरंगिनी, सुदामा चरित, माधवनल कामकंदला और हनुमान नाटक। अगला प्रश्न है, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम पहचानिए। तो यहाँ पर
जो सही क्रम में है, ऑप्शन क्रमांक सी हमारा सही है। सूरदास, केशवदास, जगन्नाथ दास रत्नाकर और सोहनलाल द्विवेदी। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष आरंभ। प्रकाशन वर्ष के आधार पर पत्रिकाओं का सही क्रम पहचानिए। तो पत्रिकाओं में सबसे प्रथम आती है माधुरी, मनोरमा, कल्याण और सुधा। यह पत्रिकाओं का सही क्रम है। अगला प्रश्न है जन्मकाल के आधार पर कवियों का सही क्रम पहचानिए। जन्मकाल के आधार पर तो इसमें देखो रहीम, बिहारी लाल, मतीराम और घनानंद। अगला प्रश्न है सुमित्रानंदन पंत की काव्य रचनाओं का काल क्रमानुसार सही क्रम पहचानिए। सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं का, तो यहाँ पर जो है सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं का सही क्रम है ग्राम्या, वर्ण, किरण, उत्तरा और शिल्पी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कविताओं का काल क्रमानुसार सही क्रम पहचानिए। तो यहाँ पर जो है कविताओं में सबसे प्रथम है प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, चुपते चौपदे और वैदेही वनवास। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम पहचानिए। यानी यहाँ पर उपन्यासों का सही क्रम पहचानना है और उपन्यासों में है गोदान, बाम भट्ट की आत्मकथा, झूठा सच और तमस। अगला प्रश्न है भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम पहचानिए। तो भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों का सही क्रम है देखो प्रथम है भूले बिसरे चित्रे। तो भूले बिसरे चित्र, चित्रलेखा, आखिरी दांव, सबही नचावत राम गोसाई। यह क्रम सही है। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों के क्रम चुनिए या एक सही क्रम में लगाइए प्रकाशन वर्ष के अनुसार। प्रथम है यहाँ पर परख, कर्मभूमि, झूठा सच, आपने आपने अजनबी। यह क्रम सही है। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद की कहानियों का सही क्रम पहचानिए। तो प्रेमचंद की कहानियों का सही क्रम में है देखो सबसे प्रथम है सवा सेर गेहूँ, पूंछ की रात, कफन और क्रिकेट मैच। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भीष्म साहनी के नाटकों का सही क्रम पहचानिए। तो भीष्म साहनी के नाटकों में हनुष, माधवी, मुआवजे और आलमगीरी। यह क्रम भीष्म साहनी के नाटकों का सही है। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की नाट्य रचनाओं का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। ये जयशंकर प्रसाद की नाटकों का बताया है। तो इसमें है देखो जयशंकर प्रसाद के नाटकों में प्रायश्चित, अजात शत्रु, कामना और स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है निम्नलिखित दलित लेखिकाओं की आत्मकथाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही उत्तर बताइए। जो दलित आत्मकथाएं थी दलित लेखिकाओं की, वह उस लेखकों की वह हमें बताना है। तो उसमें है देखो झूठन, हद से, तिरस्कृत और मुर्दहिया। मुर्दहिया तो हमारे नेट के पाठ्यक्रम में भी है। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार दलित आत्मकथाओं का सही क्रम पहचानिए। तो यहाँ पर दलित आत्मकथाओं का सही क्रम पहचानना है। तो यहाँ पर है मैं भंगी हूँ, झूठन, झोपड़ी से राजभवन तक, मेरी पत्नी और भेड़िया। अगला प्रश्न है आलोचना का जन्म क्रम के अनुसार सही क्रम पहचानिए। यह आलोचना ग्रंथों का, तो इसमें जो है आलोचक जो होते हैं आलोचक, उसका सही क्रम पहचाना है। उसमें है प्रथम है रामचंद्र शुक्ल, द्वितीय है नगेंद्र, नामवर सिंह और मैनेजर पांडे। यह क्रम पहचानिए। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही क्रम पहचानिए। तो यहाँ पर प्रकाशन वर्ष के अनुसार सबसे प्रथम है 1914 राम की प्रिय प्रवास, फिर राम की शक्ति पूजा और असाध्य वीणा और गीत फरोश। यहाँ पर है देखो अगला प्रश्न निम्नलिखित ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम पहचानिए। यहाँ पर ग्रंथों का सही क्रम पहचानना है और ग्रंथों में है देखो यहाँ पर जो है ऑप्शन क्रमांक बी हमारा सही है। उसमें है देखो रसमीमांसा, आलोचना के मान, नई कविता और नई कविता और अस्तित्ववाद। क्योंकि कैसा है मैं विश्लेषण नहीं करूँगा, केवल उत्तर बताते हुए चलूँगा क्योंकि समय बहुत कम है।
परसों ही पेपर है। निम्नलिखित में से आई.ए. रिचर्ड्स के ग्रंथों का सही क्रम पहचानिए। तो आई.एस. रिचर्ड की रचनाओं में है देखो, दी फाउंडेशन ऑफ एथेटिक्स, साइंस एंड पोएट्री, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म, द फिलॉसफी ऑफ रेटोरिक। यह क्रम सही है। अगला प्रश्न है, यहाँ से स्थापना और तर्क से हर साल जो है स्थापना और तर्क के जो क्वेश्चन होते हैं सेट परीक्षा में, वह हर साल कम से कम 10 क्वेश्चन अनिवार्य रहते हैं। आप पीछे के प्रश्न पत्र निकाल कर देखिए, 2019 के बाद से 2018 या 2019 के बाद से, तो हर साल जो है सेट के परीक्षा में जो स्थापना और तर्क के प्रश्न जो है वह 10 रहते हैं। और मेरे ख्याल से अन्य प्रश्नों से स्थापना और तर्क के जो प्रश्न होते वो थोड़े आसान जाते हैं। यहाँ से स्थापना और तर्क के शुरू करते हैं। तो पहली स्थापना पढ़ते हैं हम। समीक्षा कर्म सृजनात्मक लेखन पर आश्रित होते हुए भी स्वतंत्र सृजन है। बिल्कुल सही है, स्थापना जो है हमारी सही है। तर्क क्या कहता है, सृजनात्मक लेखन और समीक्षा कर्म भिन्न है। यह भी सही है, क्योंकि सृजनात्मक और सृजन करना, लिखना और समीक्षा करना, यह एक अलग बात है, भिन्न बात है। तो स्थापना और तर्क यहाँ पर दोनों हमारे सही है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रेमचंद समस्याओं का चित्रण बड़े कौशल्य से करते हैं किंतु उचित समाधान नहीं दे पाते। यह भी बिल्कुल सही है। प्रेमचंद जो है अपने जो भी रचनाओं में समस्याओं का चित्रण करते हैं लेकिन उचित समाधान नहीं दे पाते। अगला इसका तर्क है, वस्तुतः प्रेमचंदवाद वस्तुतः सुधारवाद प्रेमचंद की युग की सीमा थी। यह भी बिल्कुल सही है, यानी यहाँ पर भी स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला प्रश्न है हमारा ऐसे ही स्थापना और तर्क का, यह है देखो, कला मात्र के लिए वही साहित्य हो सकता है जो विवेक शून्य हो। अभी कला मात्र के लिए कौन सा साहित्य हो सकता है, जो विवेक मात्र से शून्य हो। यह बिल्कुल गलत है। कला विवेक से पलायन है, यह भी गलत है, यानी यहाँ पर स्थापना और तर्क दोनों गलत है। अगला प्रश्न है, नई कहानी में व्यक्तिनिष्ठ अह का चित्रण प्रमुख रूप से हुआ है। अभी जो नई कहानियाँ हैं, नई कहानियों में व्यक्तिनिष्ठ भाव का चित्रण जो है प्रमुख रूप से हुआ है। तो इसमें जो देखो उसमें ही बिल्कुल सही है यह। और तर्क क्या कहता है, नई कहानी में इसे व्यापक सामाजिक स्वीकृति मिली है। यह भी बिल्कुल सही है, यानी यहाँ पर भी स्थापना और तर्क हमारा सही है। अगला प्रश्न है स्थापना और तर्क का ही है। आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं, वह मूल्यों के परिवर्तन का पर्याय है। यह भी बिल्कुल सही है। आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं, वह मूल्यों के परिवर्तन का पर्याय है। यह बिल्कुल सही है, यानी यहाँ पर स्थापना सही है। तर्क क्या कहता है, क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया में हर युग आधुनिक होता है। यह भी बिल्कुल सही है। जहाँ जहाँ पर बदलाव होता है वह युग, वह समय जो है आधुनिक हो जाता है। तो यहाँ पर भी स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रतावादी कला अंतःप्रेरणाओं का मूर्त रूप है। जो स्वतंत्रतावादी कला है वह अंतःप्रेरणाओं का मूर्त रूप है। तो यहाँ पर जो है देखो, यहाँ पर भी जो स्वतंत्रतावादी कला अंतःप्रेरणाओं का मूर्त रूप है, यह बिल्कुल सही है। तर्क क्या कहता है, आत्मा के अज्ञात क्षेत्रों में विचरण ही स्वतंत्रतावादी का सुख अभिष्ट है। यानी यहाँ पर भी स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा अर्थात व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अनुभूति ही अस्तित्व है। यानी यहाँ पर क्या बताया है अगले प्रश्न में, तो व्यक्तिगत प्रतिष्ठा अर्थात व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अनुभूति ही अस्तित्व है। यानी यहाँ पर जो है यह बिल्कुल सही है, स्थापना सही है। तर्क क्या कहता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही अस्तित्व का मूल आधार है। यह बिल्कुल गलत है, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता या व्यक्तिगत स्वाधीनता यह अस्तित्व का मूल आधार नहीं हो सकता। यानी यहाँ पर स्थापना सही और तर्क हमारा गलत है। अगला प्रश्न है, काव्य में अभिधा से ही काम चलता है, व्यंजना की शक्ति अभिधा के अभाव में पंगु है। यह जो है मेरे ख्याल से
यहाँ पर स्थापना जो है गलत होगी, यहाँ पर स्थापना गलत है। तर्क क्या कहता है, एक मिनट, तर्क क्या कहता है देखते हैं। अभिधा और व्यंजना की अपेक्षा लक्षणा श्रेष्ठ काव्य सृजन में सहायक सिद्ध होती है, यानी यहाँ पर जो है तर्क सही और स्थापना गलत है। अगला देखते हैं। सुंदर के प्रति सभी दर्शकों की प्रतिक्रिया एक सी नहीं होती, यह बिल्कुल सही है। किसी को मोर सुंदर लगता है, किसी को मोर नहीं सुंदर लगता, यानी हर एक के लिए सुंदरता की जो शब्द होते हैं, सुंदरता व्यक्त करने की, प्रतिक्रिया देने के, वह अलग अलग हो सकते हैं, यह बिल्कुल सही है। तर्क क्या कहता है, प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य और विशिष्ट संगति होती है, यह भी बिल्कुल सही है, यानी यहाँ पर भी स्थापना और तर्क दोनों हमारे सही है। स्थापना और तर्क यहाँ पर भी हमारे दोनों सही है। अगला प्रश्न क्या है, रसास्वाद का अनुभूत्यात्मक रूप आनंदमयी ही होता है, यानी रस स्वाद का अनुभूत्यात्मक रूप आनंदमयी ही होता है, तो यह जो है यह बिल्कुल सही है, स्थापना सही है। तर्क क्या कहता है, क्योंकि रस आस्वाद नहीं आस्वाद है, अर्थात अनुभूति नहीं, अनुभूति का विषय है, यानी रस क्या है, अनुभूति का विषय है, तो तर्क भी हमारा सही है। यहाँ पर भी स्थापना और तर्क दोनों सही है। अगला प्रश्न है, कोरियाई लिपि किस लिपि से विकसित हुई है, यानी यहाँ से जो है 21 प्रश्न से लेकर 40 प्रश्न के बीच जो यहाँ पर भी 10 प्रश्न जो थे वह भी स्थापना और तर्क के थे। तो कोरियाई लिपि किस लिपि से बनी हुई है, किस लिपि से विकसित हुई है कोरियाई लिपि, कैसे उल्टा घुमा फिरा के प्रश्न पूछेगा कि कोरियाई लिपि किस लिपि से विकसित है, तो इसका उत्तर है ब्राह्मी। और समझो इस साल क्या देगा, ब्राह्मी लिपि किस लिपि से विकसित है, नहीं, ब्राह्मी लिपि से कौन सी लिपि विकसित हुई है, तो कोरियाई लिपि ऑप्शन में होगा। तो ऐसे घुमा फिरा के उत्तर प्रश्न पूछेगा। तो कोरियाई लिपि से कोरियाई लिपि किस लिपि से विकसित हुई है, तो ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। तो समझो इस साल ऐसा प्रश्न पूछा कि ब्राह्मी लिपि से कौन सी लिपि विकसित हुई है, निम्न में से कोरियाई लिपि या अन्य, ऐसे ही ऑप्शन देगा, तो कोरियाई लिपि सही ऑप्शन होगा हमारा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बिहारी उपवर्ग की बोली नहीं है, यानी जो बिहारी उपवर्ग की बोली कौन सी नहीं है, तो अवधी यह बिहारी उपवर्ग की बोली नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है, यानी यहाँ पर पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी और बघेली। जो है बघेली यह पश्चिमी बोली नहीं है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम हिंदी की देश भाषा के हिंदवी शब्द का प्रयोग किसने किया, यानी सबसे प्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो हिंदवी शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग जो है कवि ओवी ने किया हुआ है। अगला प्रश्न है, सुर के भ्रमर गीत में निम्नलिखित में से क्या नहीं है। अभी सुर के भ्रमर गीत में प्रेम का चित्रण हुआ है, भक्ति का चित्रण हुआ है, यहाँ पर वांग विधता का हुआ है, लेकिन रहस्य अनुभूति इसका चित्रण नहीं हुआ है। और हमें क्या पूछा है कि सुर के भ्रमर गीत में कौन सा विषय नहीं है, किसका चित्रण हुआ नहीं है, तो रहस्य अनुभूति यह जो है भ्रमर गीत में नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता चैतन्य संप्रदाय में नहीं है। अभी चैतन्य संप्रदाय में कौन सी विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर जो है विष्णु का सर्वोच्च स्थान यह नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ख्वाजा बंदा नवाज का दखनी में लिखा ग्रंथ नहीं है। अभी ख्वाजा बंदा नवाज कैसा है, हम क्या कहते हैं पेपर छुड़ाते समय, निम्नलिखित में से कौन सा ख्वाजा बंदा नवाज का ग्रंथ, यह हम पढ़ते हैं और हमें क्या होता है कौन सा ग्रंथ है यह पूछा है, लेकिन यहाँ पर क्या पूरा प्रश्न पढ़ने से पता चलता है कि यहाँ पर कौन सा ख्वाजा बंदा नवाज का ग्रंथ नहीं है यह पूछा है। तो ऐसे ही पूरा प्रश्न पढ़िए, क्योंकि कैसा हड़बड़ी में जो आत्मविश्वास होता है खुद का काफ़ी स्ट्रांग होता है जब अध्ययन हुआ होता है, पढ़ाई हुई होती है, फुल अच्छी पढ़ाई हुई होती है, और हम पेपर में जाते हैं और पेपर में जाने के बाद एक थोड़ा सा प्रश्न पढ़ते हैं और हमें पता चलता है कि इसका उत्तर ये है, लेकिन अंतिमतः इसका नहीं, ऐसे शब्दों का, यानी पूरा प्रश्न पढ़ने के बाद सोच समझ कर यह उत्तर लिखिए परीक्षा में।
तो यह अगला जो है अगला प्रश्न है, यह प्रश्न का इसका है देखो, एक मिनट, इसका है इरशादनामा, यह जो है यह ग्रंथ नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो चित्रकूट नरेश ने इसकी उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, नागरी परिचारिणी पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? तो नागरी परिचारिणी पत्रिका का प्रकाशन जो है 1847 में हुआ, याद रखिए। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो प्रयोगवाद शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग जो है यहाँ पर नंद दुलारी वाजपेयी ने किया हुआ है। अगला प्रश्न है, भूल गलती क्या पहनकर बैठी है? तो यह भूल गलती, यह जो कविता है, यह कविता मुक्तिबोध की है भूल गलती, और भूल गलती जो है जीरह बख्तर पहनकर खड़ी है। यहाँ पर ऑप्शन साड़ी, कवच, रेशम वस्त्र यह नहीं है, तो यहाँ पर जो है सही उत्तर हमारा होगा जीरह बख्तर। अगला प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास के केंद्र में कौन सा गांव है? तो राग दरबारी उपन्यास के केंद्र में यहाँ पर शिवपालगंज है। एक मिनट, अगला प्रश्न है हमारा 54 नंबर का, निम्नलिखित में कौन सा पात्र शेखर एक जीवनी भाग 1 से नहीं है? और एक बताता हूँ, शेखर एक जीवनी भाग 1 का प्रकाशन 1940 में हुआ है और शेखर एक जीवनी भाग 2 का प्रकाशन 1944 में हुआ है। पीछे यहाँ जो अभी नेट का पेपर हुआ था उसमें शेखर एक जीवनी भाग 1 का प्रकाशन पूछा था, तो शेखर एक जीवनी भाग 1 का प्रकाशन 1940 में हुआ है और शेखर एक जीवनी भाग 2 का प्रकाशन 1944 में हुआ है, याद रखिए। तो यहाँ पर जो है शेखर एक जीवनी भाग 1 का पात्र यहाँ पर गौरा नहीं है, सरस्वती है, शारदा है, मनिका है, लेकिन गौरा नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के अलावा किस लेखक ने पंच परमेश्वर शीर्षक से कहानी की रचना की है? तो यहाँ पर है रांगे राघव ने पंच परमेश्वर नामक कहानी लिखी हुई है प्रेमचंद को छोड़कर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुरेंद्र वर्मा का एकांकी नहीं है? तो सुरेंद्र वर्मा का एकांकी यहाँ पर कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर है देखो, अंचता की नर्तकी, यह जो है यह सुरेंद्र वर्मा की एकांकी नहीं है। अगला प्रश्न है, आकाशदीप कहानी का नायक बुद्धगुप्त पेशे से क्या था? तो वह जलदस्यु था, बुद्धगुप्त पेशे से। जयशंकर प्रसाद की कहानी है। अश्वघोष के सौरानंद पर आधारित नाटक कौन सा है? तो अश्वघोष के सौरानंद पर लिखा हुआ नाटक जो है वह है लहरों के राजहंस। अगला प्रश्न है, नागार्जुन के अनुसार कोकिला किस पर बैठकर कूक गई है? यानी कोकिला किस पर बैठकर कूक भर रही है? तो इसका जो है इसका उत्तर है देखो, जली खूंटी पर बैठकर कोकिला जो है कूक भर रही है। अगला प्रश्न है, उठ जाग मुसाफिर निबंध के लेखक कौन से है? अभी उठ जाग मुसाफिर यह जो है विवेकी राय का है, नेट के पाठ्यक्रम में ही है और यह हमने परसों के दिन में ही पढ़ाया हुआ है नेट के पाठ्यक्रम के निबंधों में। अगला प्रश्न है, जहाँ मैं खड़ा हूँ भाग 1, रोशनी की पगडंडियाँ भाग 2 और टूटते बुनते दिन भाग 3, उक्त 3 भागों में प्रकाशित आत्मकथा निम्नलिखित किस लेखक की है? यानी यह जहाँ मैं खड़ा हूँ भाग 1, रोशनी की पगडंडियाँ और टूटते बुनते दिन यह भाग 3, यह 3 भागों में आत्मकथा किसकी है? तो यह जो आत्मकथा है रामदरस मिश्र की है। अभी इस साल ऐसे भी पूछा जाएगा तो निम्न में से रामदरस मिश्र की आत्मकथाओं के कौन से 3 भाग सही है, पहचानिए। तो यहाँ पर है जहाँ मैं खड़ा हूँ, रोशनी की पगडंडियाँ और टूटते बुनते दिन, यह ऐसे पूछा जाएगा घुमा फिरा के। अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूप और
क्रम से आवृत्ति को क्या कहते हैं? यानी अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूप और क्रम से आवृत्ति से क्या कहते हैं? इसमें जो है इसको छेदानुप्रास कहते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार सादरीकरण किससे होता है? अभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल सादरीकरण किससे होता है मानते हैं? तो अवलंबन धर्म से होता है, आचार्य शुक्ल मानते हैं। अगला प्रश्न है, वचन क्रिया और स्वरूप विन्यास की विकृति से उत्पन्न मन के उल्लास को क्या कहा जाता है? यानी वचन क्रिया और स्वरूप विन्यास की विकृति से उत्पन्न मन के उल्लास को क्या कहा जाता है? तो इससे जो है हास कहा जाता है। वचन क्रिया और रूप विन्यास के विकृति से जो उत्पन्न उल्लास होता है उसको हास कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रसज्ञ रंजन ग्रंथ के आचार्य कौन है? तो रसज्ञ रंजन ग्रंथ के आचार्य यहाँ पर कौन है? तो रसज्ञ रंजन ग्रंथ के आचार्य यहाँ पर महावीर प्रसाद द्विवेदी है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला है, इस उदाहरण में कौन सा काव्य गुण है? बिंदु में थी तुम सिंधु में अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल बसंत, धरा पर थी तुम स्वर्ग में पुनीत। यहाँ पर जो है कौन सा अलंकार है या कौन सा भाव है? तो यहाँ पर माधुर्य का चित्रण हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप किस अलंकार में होता है? तो उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप जो है वह रूपक अलंकार में होता है। अगला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार प्लेटो के अनुकरण का संबंध वस्तु से जोड़ा था, अरस्तु ने अनुकरण का संबंध किससे जोड़ा है? तो अरस्तु ने अनुकरण का संबंध जो है वह कार्य व्यापार से जोड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, वर्तमान की परख सदैव अतीत के आधार पर होनी चाहिए, किसका कथन है? अभी वर्तमान की परख हमेशा वर्तमान की परख सदैव अतीत के आधार पर या इतिहास के आधार पर होनी चाहिए, यह जो कथन है यह इलियट का कहना है ऐसा। अगला प्रश्न है, प्रतीकवाद का घोषणा पत्र किस अखबार में छपा था? तो प्रतीकवाद का घोषणा पत्र यह फिगारो इसमें छपा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भाषा परिवारों के साथ उनके भाषाओं को सुमिलित कीजिए। ऐसे सुमिलित कीजिए जो है यह भी सुमिलित करने के शब्द प्रश्न जो है यह भी 10 पूछे जाते हैं। तो निम्नलिखित भाषा परिवारों के साथ भाषाओं को सुमिलित कीजिए। जैसे काकेशियन परिवार की भाषा कौन सी है यह पहचानना है। तो काकेशियन परिवार की भाषा जो है यहाँ पर चेचेन है। एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा ये करता हूँ। तो काकेशियन परिवार की भाषा जो है वह चेचेन है। और मलय पॉलिनेशियन परिवार की भाषा यहाँ पर जो है वह है समोअन। और ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषा यहाँ पर है वह है संताली। और बुशमैन परिवार की भाषा कौन सी है? तो बुशमैन परिवार की भाषा है यहाँ पर एकवे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थाओं को उनके मुख्यालयों के साथ सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा कहाँ पर है? तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा जो है वह है, देखो एक मिनट ये थोड़ा सा ये हुआ, हाँ। तो दक्षिण भारत हिंदी यह जो है चेन्नई में है, ये चेन्नई में है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है देखो प्रयागराज में। और केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है। और केंद्रीय हिंदी निर्देशालय यह नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों का उनकी रचनाओं के साथ सुमिलित कीजिए। यानी यहाँ पर रचनाकार दिए हुए हैं। तो यहाँ पर माधवी वर्मा की रचना कौन सी है? यहाँ पर प्रेमचंद घर में मुर्दहिया, आपहू दरी, ठकुरी बाबा, एक कहानी, यह भी। तो यहाँ पर माधवी वर्मा की रचना है ठकुरी बाबा। तुलसीराम की रचना कौन सी है? यहाँ पर तुलसीराम की आत्मकथा है मुर्दहिया। और शिवरानी देवी की रचना कौन सी है? तो यहाँ पर है प्रेमचंद घर में। और मन्नू भंडारी की रचना जो है
वह है एक कहानी यह भी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर विजय सेन सूरी की रचना कौन सी है? तो विजय सेन सूरी की रचना है, देखो, एक मिनट, विजय सेन सूरी की रचना है रेवंती गिरिरास। और नरपति नाल की रचना कौन सी है? तो नरपति नाल की रचना है बीसल देव रासो। और शालीभद्र सूरी की रचना कौन सी है? तो शालीभद्र सूरी की रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। और आशुक की जो रचना है, आशुक की रचना है यहाँ पर योग चरित, चंदन बाला रास आशुक की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचयिता के साथ सम्मिलित कीजिए। यानी यहाँ पर उन ग्रंथों को रचनाकारों के साथ मिलाना है। रास पंचायती किसकी रचना है? ध्रुवदास, नंददास, यहाँ पर दिए हुए ऑप्शन है। तो रास पंचायती यह जो है नंददास की रचना है। भक्त नामावली किसकी रचना है? तो भक्त नामावली यह ध्रुवदास की रचना है। इसके बाद जुगल नाम चरित्र किसकी रचना है? तो जुगल नाम चरित्र यह कृष्णदास की रचना है। और हित 84 किसकी रचना है? तो हित 84 यह जो है, यह है हित 84 हित हरिवंश की रचना है, ऑप्शन 3। और युगल शतक जो रचना है, युगल शतक है श्री भट्ट की रचना है, युगल शतक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित प्रबंध काव्यों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। यानी यहाँ पर चंडी चरित्र किसका है? तो चंडी चरित्र यह जो है गुरु गोविंद सिंह का है। और द्रोण पर्व किसका ग्रंथ है? तो द्रोण पर्व यह कुलपति मिश्र का है। एक मिनट, चंडी चरित्र गोविंद सिंह, द्रोण कुलपति मिश्र, द्रोण पर्व। और सुजान चरित किसका है? तो सुजान चरित यह जो है, यह सुदन का है, सुजान चरित। और हिम्मत बहादुर बिरुदावली किसकी रचना है? तो हिम्मत बहादुर बिरुदावली यह जो है पद्माकर की है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ पद्माकर। पद्माकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। यानी यहाँ पर रचनाकारों को मृगावती किसकी रचना है? मृगावती कुतुबन की रचना है। उसके बाद सत्यवती कथा किसकी रचना है? तो सत्यवती कथा यह जो है ईश्वरदास की है। और अखरावट जायसी की है। चंदायन किसकी है? तो चंदायन जो है वह है मुल्ला दाऊद की रचना है, चंदायन। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिता के साथ सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर जो है फिर से वही सम्मिलित करना है ग्रंथों को रचनाकारों के साथ। कितना खावरनामा रचना किसकी है? तो रुस्तमी की खावरनामा रचना है। गुलशन इश्क रचना किसकी है? तो गुलशन इश्क यह नुसरती की रचना है। और यूसुफ जुलेखा यह जो रचना है, यह हाशमी की रचना है, यूसुफ जुलेखा। और मन लगन यह जो रचना है, यह बहरी की है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिता के साथ सम्मिलित कीजिए। अरे यायावर रहेगा याद यह किसका है? आज्ञे का है। और आज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे है। एक लेखक की डायरी किसकी रचना है? यह मुक्तिबोध की है। संस्कृति के 4 अध्याय किसका है? संस्कृति के 4 अध्याय यह जो है, इधर नीचे ऑप्शन नहीं दिख रहा है लेकिन मैं बताऊंगा आपको। मिनट, ये ऐसा होता है। संस्कृति के 4 अध्याय जो है वह है
संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर की रचना है। मिट ये मोबाइल भी। संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर। अरे यायावर रहेगा याद आगे। एक लेखक की डायरी मुक्तिबोध। संस्कृति के 4 अध्याय दिन